चलें जी, पेपर नंबर 208 है। पहला सवाल है कि कौन सा आइलैंड है, क्या लिखा हुआ है? एमरल्ड आइलैंड इज, तो ये आयरलैंड में है, आयरलैंड। अच्छा, आयरलैंड का कैपिटल हम लिखेंगे डबलिन, DUBLIN, डबलिन। और नॉर्वे का हम लिखेंगे ओस्लो, नॉर्वे, ओस्लो, OSLO। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। तो नॉर्वे एंड स्वीडन जो है, इनको स्कैंडिनेवियन, सुन लेना ये बात, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको इसलिए कहा जाता है कि इनमें एक कल्चर पाया जाता है जो कि स्कैंडिनेविया कल्चर है, उसकी वजह से इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। ये नॉर्थ में पाई जाती हैं, वो ऊपर उस साइड पे जहाँ पे ठंड होती है। तो हाँ, यूरोप में आता है, नॉर्दर्न यूरोप बनता है ऊपर वाला। जब हम मैप करेंगे ना तो फिर मैं आपको ये करवाऊँगा। तो उसके बाद फिनलैंड है, तो फिनलैंड के साथ हम लिखेंगे हेलसिंकी, HEL जी। डेनमार्क भी है, HEL, हेलसिंकी, SINKI, हेलसिंकी इसका कैपिटल है। अब कैपिटल हम आहिस्ता आहिस्ता, अभी मैं आपको जिस तरह रैंडमली आ रहे हैं वो करवा रहा हूँ, फिर हम करेंगे उस तरीके से, क्या कहते हैं इसको, कॉन्टिनेंट वाइज, कि एशिया के कैपिटल, मिडिल ईस्ट के कैपिटल्स, फिर यूरोप के कैपिटल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों को एक्सपैंड करेंगे। तो तरीकाकार क्या है कि हम अपने नॉलेज को रिलैक्स होकर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेंगे। जो जीके की चीज़ें आ रही हैं आप उनको देखना, वीडियो आ गई 20 मिनट की, आपने उसको देख लिया, नोट भी कर लिया, ठीक है। अब आपको चाहिए कि अब वो वीडियो सुनने में 20 मिनट नहीं लगेंगे, तो वो वीडियो 3 दफ़ा सुन ली, अगले दिन फिर 2 दफ़ा सुन ली, या फिर जो लिखा हो उसको 2 दफ़ा पढ़ लिया। अभी टाइम नहीं लगेगा। अब ये जो छोटा छोटा काम होता है उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं। स्टॉकहोम है जी, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, ठीक है। आगे है जी हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? बेबीलोन। हाँ, बेबीलोन इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच कंट्री? बेबीलोन कहते हैं इराक को, इराक, ठीक है। इराक के साथ आप लिखोगे मेसोपोटामिया। इराक का जो कैपिटल है वो पुराना नाम इसको मेसोपोटामिया भी था। इराक को मेसोपोटामिया भी कहते हैं और बेबीलोन भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने मेसोपोटामिया। अब इराक का कैपिटल आप लिखोगे बगदाद, इराक का कैपिटल लिखेंगे बगदाद। इसी तरह जॉर्डन, जॉर्डन का कैपिटल है अमन, साथ लिखते जाएंगे। और इजिप्ट का कायरो है, कायरो। सूडान का खर्तूम है, सूडान का है खर्तूम। पेपर नंबर 208 है जी, पेपर नंबर 208 जीके का क्वेश्चन है। 42 है, 3 है, 43, 42, 3। ओआईसी कब बनी है जी? अब ओआईसी के बारे में हम लिख चुके हैं, हमें पता है काफ़ी दफ़ा। ओआईसी आप तीनों चीज़ों लिखोगे। 1969 में बनी, 57 मेंबर, जद्दा इसका हेडक्वार्टर। 3 चीज़ें होंगी। अब हम लिखेंगे इसका लैंग्वेजेस कितनी है? 3 लैंग्वेजेस है, ठीक है। 3 इसकी लैंग्वेजेस हैं। तो 3 लैंग्वेजेस आ जाएगा, 3 लैंग्वेजेस, ठीक है जी। पेपर नंबर 208 है, 3 लैंग्वेजेस। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास ये फर्स्ट समिट, लिखो आप, फर्स्ट समिट 1969 रबात, फर्स्ट समिट 1969 रबात, और सेकंड 1974 लाहौर, सेकंड 1974 लाहौर। अब हमने इसके समिट्स में लिख दिए जो प्रीवियसली उसने पूछे हुए हैं। आप लिखते जाओ, साथ साथ भाई को बताते जाओ। ऑनलाइन समझ आ रही है? 1974 में सेकंड समिट हुआ था। गुड हो गया, गुड हो गया। मेरे साथ साथ रहेंगे, लिखते जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर मिसिंग हुआ तो आप परेशान ना होना, ये मिल जाएगी आपको।
फर्स्ट 1969 रबात में हुआ था पहला समिट 69 में, और 74 में सेकंड समिट जो कि लाहौर में होता है। यही सवाल आता है ना? चलो गुड हो गया, यही सवाल आता है। तो आगे हमारे पास मोटो ऑफ G7 कंट्रीज, उनका मतलब है इंडस्ट्रियलाइज्ड, ठीक है। अब G7 कंट्री को आपको मैंने बताया था ये ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। अब ये बना था 1975 में, 1975 में। अब कितने ये हैं आप लिखोगे? यूके, यूएस, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली। कितने हो गए? 7 हैं। तो ये 7 कंट्रीज हैं, इनको ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज भी कहा जाता है। अब ये सवाल एक पूछा जाता है कि ये G8 क्या होता है? अब रशिया को 1999, सुन लेना अभी, 1999 को रशिया को इंक्लूड किया गया इसमें, और फिर ये भी G8 बन गया। लेकिन रशिया ने 2014 में क्रीमिया पे के ऊपर अटैक किया था। क्रीमियन पेनिनसुला उसका हिस्सा है यूक्रेन का। आज वाली वीडियो में ये मैंने शेयर किया था। क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन का हिस्सा है, तो उसके ऊपर रशिया ने अनेक्स किया था, कब्जा किया था। उसकी वजह से इस ग्रुप में से रशिया को फिर निकाल दिया गया। अब फिर G7 है, तो इसका कोई प्रॉपरली हेडक्वार्टर नहीं है। जिस तरह बाकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है ना, तो इसका हेडक्वार्टर प्रॉपरली नहीं है। ठीक हो गया? आगे कौन सा सवाल है जी? चलो जी नेक्स्ट पेपर निकाल लें। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? बस मेरे साथ साथ रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। कोशिश करें कि चीज़ों को साथ साथ करते जाएं। लेबर ऑफिसर का पेपर हुआ था, लेबर ऑफिसर जी निकाल लिया सबने? स्टार्ट करें। नेट तो नहीं चला हुआ इधर? चलें, गुड गुड, ठीक है ठीक है। मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही? चलें, गुड हो गया। डिस्टॉर्शन हो तो आपने मुझे बता देना है। चलें जी, लेबर ऑफिसर का पेपर। इन विच स्टेट ऑफ द USA इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स? कहाँ पे पाई जाती हैं लेक्स? अलास्का में। कहाँ पे जी? अलास्का में, ठीक है। अलास्का के साथ आप लिखोगे मिकानली या डिनाली पीक, डिनाली पीक या माउंट मैकिनली लिख दो, डिनाली पीक लिख दो। जो डिनाली पीक है ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी पीक है, DENALI। तो ये लोकेटेड है अलास्का में, ओके। अब हम लिखेंगे मोस्ट पॉपुलस स्टेट। यूएस की जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो है जी कैलिफोर्निया। क्या रिपीट करना है जी? कौन सा क्वेश्चन? हाँ, डिनाली पीक, ठीक है। डिनाली पीक, डिनाली पीक तो वो है अलास्का में, डिनाली पीक, ठीक हो गया। अब हमने लिखा था कि टोटल कितने स्टेट्स हैं? हम लिखेंगे 50 स्टेट्स हैं टोटल। आप लिखो टोटल 50 स्टेट्स। और इनिशियली कितनी थी? इनिशियली 13 स्टेट्स थी। टोटल अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं? 50। इनिशियली कितनी स्टेट्स थी? 13। अगर मैं फ्लैग की बात करूं तो फ्लैग में कितने स्टार्स हैं? 50, क्योंकि जितनी स्टेट्स होंगी उतना एक स्टार होगा। अगर मैं स्ट्रिप्स की बात करूं तो जो इनिशियली स्टेट्स थी उनकी हवाले से होगा, तो स्ट्रिप्स कितनी है? 13 है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों को याद रखेंगे। अच्छा, एक ऊपर आप लिखो लैंड ऑफ 1000 लेक्स। एक सवाल आता है, क्योंकि लेक की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स वो कहाँ पे या किसको कहा जाता है? 1000
लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को, ठीक है। और लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, ये स्वीडन को भी कहा जाता है, लार्जेस्ट आइलैंड्स है, लेकिन इंडोनेशिया को भी कहा जाता है। लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स इंडोनेशिया को भी कहा जाता है, लेकिन जो लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं वो स्वीडन के सबसे ज़्यादा हैं। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे माइंड में आती है ना, आप इंडोनेशिया लिखेंगे 1000 आइलैंड, लेकिन अगर सवाल आए कि लार्जेस्ट आइलैंड्स किसके हैं तो फिर स्वीडन है, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। अब ये एक सवाल नहीं है, इसके साथ हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो कंप्लीट की हैं। आगे है जी, एंजेला मार्केल ने कितने साल सर्व किया था जर्मनी को? 16 साल। कहाँ? ये जो जर्मनी है इसके जो प्रेसिडेंट होता है या वज़ीर-ए-आज़म होता है उसको चांसलर कहा जाता है। हमारे यहाँ जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म है ना गवर्नमेंट का, उसको चांसलर कहते हैं। क्या कहते हैं? चांसलर। तो उसने 2005 से 2021 तक उसका टेन्योर बनता है। आप लिखोगे 2005 से 2021 तक उसका, तो ये कितने बन गए? 16 साल, ठीक है। आजकल कौन है जी? आजकल है जी फ्रेडरिक मर्ज, FRIDERCH, फ्रेडरिक, MERZ, मर्ज। तो ये भी सवाल आ सकता है कि आजकल उसका कौन है, तो आजकल फ्रेडरिक मर्ज है। कौन है जी? फ्रेडरिक मर्ज। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी का कैपिटल कौन बनता है? बर्लिन। जो बर्लिन सिटी है दैट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। मैं दोबारा बात कर रहा हूं जी, जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको चांसलर कहा जाता है। और इसके अलावा 2005 से 2021 तक इसने सर्व किया था 4 टाइम्स। लिख दो 4 टाइम्स, ये भी आ सकता है। इसकी 4 टर्म्स होती हैं, एग्जैक्ट कंसेक्टिव 4 टर्म्स। ये आंटी एंजेलिना जोली की, एंजेलिना मर्कल, ठीक है। तो आजकल है जी फ्रेडरिक मर्ज। आजकल कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। 4 दफ़ा इसने हुकूमत बनाई थी, 4 दफ़ा की ये चांसलर रह चुकी है, तभी तो 16 साल बनते हैं ना, 4 चौक 16, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक सवाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद रहेंगी। अब आप इनको रिपीट किया करें, जितना आप रिपीट करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होंगी, ये माइंड में रखना है। आ गया जी फर्स्ट सक्सेसफुल पावर एयर फ्लाइट बाय, तो राइट ब्रदर्स ने ये काम किया था। किसने? राइट ब्रदर्स ने 1903 में, 1903 में। ये जो पहला हवाई जहाज बनाया था वो भी राइट ब्रदर्स ने बनाया था, और इन्होंने ही पहले फ्लाइट भी ली थी 1903 में, ठीक हो गया। आगे है जी सिटी ऑफ फ्लाइट्स इन द वर्ल्ड, कि पेरिस को सिटी ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। और जो सिटी ऑफ फ्लाइट्स इन पाकिस्तान है वो कौन है? आप लिखो कराची, सिटी ऑफ फ्लाइट्स इन पाकिस्तान। सिटी ऑफ फ्लाइट्स इन पाकिस्तान, सिटी ऑफ फ्लाइट्स इन पाकिस्तान कराची, ठीक है। सिटी ऑफ फ्लाइट्स इन पाकिस्तान वो है कराची, ठीक है जी। स्क्रीन किसको नहीं शो हो रही? किस बाकियों को भी नहीं शो हो रही जी? बताना ज़रा, मैसेज कर दें जी। हो रही है जी, हो रही है, हो रही है। अच्छा अब हो गया। आगे लिखोगे जो न्यूयॉर्क है इसको हम लिखेंगे बिग एप्पल। अब देखें कितनी दफ़ा हम ये लिख चुके हैं, अब भूलना नहीं चाहिए ना। जितनी दफ़ा हमने पेपर रिवाइज करेंगे उतनी दफ़ा याद होगा। ये उस वो, नहीं एक पार्क भी है, एक और भी इसमें किसी ने शेयर की थी इसके बारे में, इसको क्यों कहते हैं मेरे माइंड में अब नहीं आ रहा। अच्छा जो रोम है ना, रोम, इसको कहते हैं सिटी ऑफ 7 हिल्स। सिटी ऑफ 7 हिल्स भी इसको कहा जाता है। अच्छा अब साथ में 2-3 लिखाऊंगा, आप लिखो सिटी ऑफ बाजार।
सिटी ऑफ बाजार्स कहा जाता है कायरो को, और कायरो इजिप्ट का कैपिटल है ना, तो सिटी ऑफ बाजार कायरो को कहा जाता है, कायरो मतलब कायरा। वीनस किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ 118 आइलैंड्स। आप लिखो वीनस डैश सिटी ऑफ 118 आइलैंड्स। तो मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आपने ये चीज़ें लेनी है ताकि आप इसके ऊपर लिखते जाएं। अगर अभी लिखने में मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स लिख सकते। तेरे तो स्टिकी नोट बड़े बनाए, मतलब जगह इतनी है, तो स्टिकी नोट्स पे ऊपर ये सारी चीज़ें लिख के स्टेपलर करना है, पेस्ट नहीं करना, नहीं तो एक महीने बाद स्टिकी नोट्स भी नहीं लपड़े तो पेपर भी नहीं लपड़े। तो अगर आपने कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करनी होती है तो आप उसको स्टिकी नोट्स में अगर लिखते हैं तो स्टेपलर करें, ठीक है, प्रॉपर। अच्छा जी, आगे है जी हमारे पास सिटी ऑफ बाजार्स कायरो वीनस सिटी ऑफ 118 आइलैंड्स एम्स्टर्डम AMSTER एम्स्टर्डम सिटी ऑफ टॉलरेंस। एम्स्टर्डम को कहा जाता है सिटी ऑफ टॉलरेंस, एम्स्टर्डम सिटी ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस टॉलरेट करना। हाँ जी, इसके साथ आप एक और लिख लो फर्टाइल फील्ड्स, सिटी ऑफ फर्टाइल फील्ड्स या लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स आएगा, लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स। तो अल्जीरिया को लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स कहा जाता है। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में आता है, ये अल्जीरिया, मोरक्को और ये जो कंट्रीज है ना नॉर्थ अफ्रीका में, आगे स्पेन उनको नज़र आ रहा होता है। ये जो डंकी मार के जाते हैं ना, फिर इधर से मोरक्को से उधर जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्स्टर्डम सिटी ऑफ टॉलरेंस और लैंड ऑफ फर्टाइल फील्ड्स अल्जीरिया। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है जी। इन विच ईयर आगे डिड इंडिया रिवोक द, तो जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त 2019 को इन्होंने रिवोक किया था। रिवोक का मतलब होता है ख़त्म करना। अच्छा, कश्मीर को ना एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कि पहले कि कश्मीर में ना तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना बना सकते हैं जो बाहर से लोग आएंगे, और कश्मीर एक ऑटोनोमस रीजन होगा, तो ये स्टेटस दिया जाता था। तो ये 370 आर्टिकल है, आप लिखोगे ये लिखा हुआ बल्कि 370 आर्टिकल ये बात करता है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसको रिवोक कर दिया जाता है, उसके बाद फिर ये स्टेटस ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें याद कैसे होंगी? एक दफ़ा पढ़ने से नहीं होगी, अगेन अगेन रिपीट करने से। आ गया जी, अरेना स्टाइल स्पोर्ट्स इन विच पीपल सिट इन सिटिंग आर हेल्ड इन अ स्टेडियम। ये क्या जी, क्या लिखा हुआ है? टायर्ड सिटिंग, तो ये स्टेडियम टायर्ड में, ठीक है, टीयर में होता है। तो ये बेसिकली ये टेनिस की तरह होता है, या आप लिख दो लाइक टेनिस। तो ये टेनिस की तरह होगी, एक रो के ऊपर इस तरह आप बैठते हो, एक पहले नीचे फिर उसके ऊपर रो में टीयर में आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं? टीयर में। आगे है द कैपिटल सिटी ऑफ उमैया डायनेस्टी। उमैया की डायनेस्टी का कैपिटल है जी दमस्कस। क्या है? दमस्कस मतलब शाम। तो अब मैंने सवाल आपको बताया था कि उमैया के कितने हुक्मरान आए थे? 14 हुक्मरान हैं उमैया के, 14 नहीं नहीं वो उधर बैठ। उमैया के हुक्मरान कितने हैं जी? 14। आप लिखोगे 14 टोटल। पहला है मुआविया, ठीक है, लास्ट है मरवान 2 है, नहीं मरवान सेकंड, मरवान सेकंड जो है वो लास्ट है। आप लिखोगे फर्स्ट मुआविया, लास्ट मरवान सेकंड। और कितने साल हुकूमत है? कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से? 661 से 750 तक। तो 661 से 750 तक इनकी गवर्नमेंट है। 661 से 750 तक इनकी गवर्नमेंट टेन्योर है। 14 टोटल होते हैं, और उसके बाद पहला मुआविया, लास्ट मरवान 2। अब दो चीज़ें हमने इनके बारे में लिख ली। अब देखें, जो कैपिटल है उमैया का वो था दमस्कस। अब कूफा का कौन सा होता है? आप कूफा के साथ लिखो हजरत अली। कूफा का मतलब जो टेन्योर होता है हजरत अली का, वो अपना कैपिटल कूफा बना देते हैं।
ठीक है, वो अपना कैपिटल कूफा बना देते हैं। पहले चेयर यहाँ पर रख दो। वो अपना कैपिटल क्या बनाते हैं? कूफा। वो अपना कैपिटल कूफा बनाते हैं। अब आप इसके साथ लिखोगे अब्बासी। अब मैंने आपको अब्बासीड, आप लिखोगे अब्बासीड या अब्बासी। वो है बगदाद। वो क्या है? वो बगदाद है। तो अब्बासियों का बगदाद हो गया, ठीक है। उमैया का दमस्कस हो गया, और कूफा हजरत अली का। और हमने उमैया के ये भी लिख दिए कि 14 टोटल हैं। फर्स्ट कौन सा है जी? लास्ट कौन सा है? टोटल कितने हैं? बस रिपीट इट, इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगी। आ गया जी हिमालय माउंटेन रेंज पास्ट हाउ मैनी कंट्रीज, तो कितने मुल्कों से? तो 5 कंट्रीज से ये गुजरता है। अब 5 कंट्रीज आप लिखोगे, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल। 5 कंट्रीज से गुजरता है, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल। कितने कंट्रीज? 5 कंट्रीज हो गया, ठीक है। अब देखें, जो हिमालय की एग्जैक्ट रेंज है, उसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो बनती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान में ये एंटर होता है ये रेंज, तो पाकिस्तान में जो हाईएस्ट बनती है वो नांगा पर्वत है, ठीक है। अब हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, जो हिमालय रेंज है वो 5 मुल्कों से गुजरता है, जिसमें आपका भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान और चाइना। अब जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय में है, जो कि काठमांडू या नेपाल में है। लेकिन जब ये पाकिस्तान में एंटर होता है, तो जो पाकिस्तान में हाईएस्ट रेंज होगी वो नांगा पर्वत है। ये हो जाएगी चीज़ें, घबराना नहीं है। अभी आप सुनते जाओ, जब ये चीज़ें रिपीट करेंगे तो दैट विल बी ईजियर। आ गया जी, हु इज फेमस लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर एंटी अपार्थाइड पॉलिसी? नेल्सन मंडेला। अब पीपीएससी नेल्सन मंडेला साहब के बारे में जो सवाल करता है, वो हम आपको लिखवाते हैं। नेल्सन अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड एक ऐसी टर्म यूज़ की जाती थी साउथ अफ्रीका में, जो अलहदा सिस्टम होता था। अब साउथ अफ्रीका में अगर ओरिजिनल देखा जाए तो वहाँ पे अफ्रीकन पॉपुलेशन है, ब्लैक। तो अमेरिका जो ब्रिटिश हैं, ये जाके वहाँ पे उनको कॉलोनाइज करते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके यहाँ ये सिस्टम डेवलप हो गया कि गोरों का निज़ाम अलहदा था, और जो ब्लैक पीपल थे उनका निज़ाम अलहदा था। उनकी स्कूलिंग अलहदा है, उनके बसों में सीट्स अलहदा हैं, उनके मतलब ईच एंड एवरीथिंग उनकी सेपरेट थी। उसको अपार्थाइड कहा जाता है, ठीक है। तो अपार्थाइड निज़ाम जो है ये इलीगल है, और इसको ख़त्म किया था आपके नेल्सन मंडेला साहब ने। अब नेल्सन मंडेला के बारे में क्वेश्चन आता है, पहले तो ये लिखो ना आप, 18 जुलाई 2000 है, 18 जुलाई 1918, 18 जुलाई 1918 को ये पैदा होते हैं। हाँ, 1918। आज की जीके की बुक में ये मैंने नोट्स में मैंने मेंशन भी किया है कि वो 18 जुलाई नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रिपीटेड हैं। हम अगर करें ना इसको, साइकी को समझें, तो चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाती हैं। आप लिखोगे बी, पैदा हुए 18 जुलाई 1918 में, और 18 जुलाई मंडेला डे मनाया जाता है। डेथ लिख दो आप डी, तो 2013 में आई थिंक 5 दिसंबर 2013 है, तो 5 दिसंबर 2013 में उनकी वफ़ात होती है। ओके हो गया। अब ये सवाल आता है कि ये कितने साल प्रिजन में रहे हैं? आप लिखोगे प्रिजन 27 ईयर्स, 1962 से 1990 तक, 1962 से 1990 तक 27 ईयर्स इन प्रिजन। अब ये पूछता है कि ये किस 1990, या कान खोले रखने हैं, 1990। मैं 2 दफ़ा ये बोल रहा हूँ, आपने कान अपने खुले रखने हैं, एक्टिव होकर बैठना है। 27 या एक से ये सवाल आता है कि ये कहाँ पे ये इम्प्रिजन रहा है, तो रोबन आइलैंड्स लिखो, रोबन आइलैंड। तो रोबन आइलैंड्स पे
ये इन प्रिजन रह चुके हैं। अब एक ये भी सवाल आता है कि ये प्रेसिडेंट कब बने। तो 1994 से 1999 तक 5 साल तक ये प्रेसिडेंट रहते हैं, 1994 से लेकर 1999 तक। 1994 से 1990 1994 से 1999 तक तो जो है ये रहते हैं। ठीक हो गया। अब एक बात आप लिखो कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इतना ही लिखेंगे, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ इनके बारे में। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है और इनको पाकिस्तान निशान पाकिस्तान भी मिलता है। अगर स्पेस है तो आप लिख सकते हैं, लिखें जी। निशान पाकिस्तान 1992 में इनको निशान पाकिस्तान से नवाजा जाता है और 1990 में इनको नोबेल प्राइज़ है, 93 में, एक साल बाद, सॉरी 1993 में वो 1990 में वो किसको मिलते हैं इंडियन, हाँ वो 90 में मिलता है उसको। अब मैं दोबारा एक बात, आप कान सु पैदा होते हैं 1998 में 18 जुलाई। अपार्थाइड के बारे में हमने पढ़ लिया और 27 साल ये प्रिजन में रहते हैं 1962 से 1990 तक, रोबन आइलैंड। ठीक है, और प्रेसिडेंट रहते हैं 1994 से 1999 तक। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी किताब है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। इनको निशान पाकिस्तान मिलता है 1992 में और एक साल बाद इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है 1993 में। अब ये पहली दफ़ा हमने लिखा है, तो इससे घबराना नहीं है कि पता नहीं इतनी गल्ला कि मैं याद होनी है। जब आप इसको 10 दफ़ा रिपीट करेंगे रिलैक्स होके, अपनी हैबिट बनाएंगे तो ये याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आगे बेजेंटाइन एम्पायर वाज ऑफ रोमन एम्पायर, तो सक्सेसर के थी ये, मतलब रोमन एम्पायर आई थी उससे बाद में बेजेंटाइन एम्पायर आई थी। रोमन एम्पायर कहाँ पे आती है, रोम या इटली या इधर से, ठीक है, ये रोमन एम्पायर होते हैं। इसके बाद बेजेंटाइन एम्पायर आ जाती है। हु डिफीटेड द अब्बासीज लेटर कॉल्ड सिलजोक। अब उमैया के बाद अब्बासी, अब्बासियों के बाद सिलजोक, और सिलजोक के बाद आते हैं आपके ओटोमन। ठीक है, तो आप पहले लिख दो, इसी तरह लिख दो, उमैया लिखो, 1 उमैया, सेकंड अब्बासी, थर्ड सिलजोक और फोर्थ ओटोमन, ओटोमन एम्पायर। तो ये इधर ये एम्पायर्स बनी थी। अब दरमियान में फातिमीद भी आते हैं और उंदलस में भी उमैया बनाता है। तो फिर वह जब हम इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में हल्की हल्की आपको मैं दूंगा ना चीज़ें, उसमें हमारी ये क्रोनोलॉजिकल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम सिंपल वो करेंगे जो हमारे माइंड में आ भी जाए, याद रहे। ठीक है, आगे है अकॉर्डिंग टू BBC रिपोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड फॉर 2020, तो किसको मिला जी, लुइस हैमिल्टन को। तो ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश। क्या लिखा हुआ है इसका, हाँ रेसिंग, रेसिंग ड्राइवर है, रेसिंग, रेसिंग ड्राइवर है जी ब्रिटिश का, रेसिंग ड्राइवर है, क्या है, रेसिंग ड्राइवर। आ गया जी बीका, BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इसको कहते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये नीचे लिखा हुआ है कि ये इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान होता है और अक्टूबर 2020 में। अच्छा, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ये वो टैक्टिक्स हैं इंडिया के, अब ये समझने वाली बात है, कि जिससे पाकिस्तान को इंडिया फॉरेन पॉलिसी में आइसोलेट करता था, कि पाकिस्तान आइसोलेटेड रहेगा, इंडिया के और US के जो रिलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग चल रहे थे, वो बड़े परफेक्ट चल रहे थे। तो अब इस तरह के जो है वो चीज़ें कर रहा था ताकि पाकिस्तान आइसोलेटेड रहे। अब जब 2024 में लड़ाई होती है, 5 में होती है, 5 में, जब 2025 में हमारी इंडिया के साथ फाइट होती है, तो उसमें इंडिया को बड़ी बुरी तरह जो है ना वो शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उसके जो रफ़ाइल जेट्स हैं वो गिरते हैं, तो तब US को अंदाज़ा होता है कि यार मैं तो इसको इतना मिलिटरीली अपहेल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो ये तो जनाब वो खोते हैं, किसी काम के नहीं है। तो उसके बाद अब अमेरिका के और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बड़े बेहतर हो चुके हैं। उसकी वजह से आप भी देख सकते हैं जो रीजनल आजकल मेडिएशन करवा रहा है वो सारी पाकिस्तान करवा रहा है, तो ईरान के, इजराइल और अमेरिका के दरमियान। तो हमें इन चीज़ों का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, गुड गुड, बस साथ साथ लिख चाहिए, घबराना नहीं है कि ये क्या बातें हैं। जब हम इनको करेंगे तो फिर रिलैक्स होकर चीज़ें याद हो जाएंगी। पहली दफ़ा ऐसे ही होता है, पहली दफ़ा हर चीज़ मुश्किल लगती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आगे है जी हमारे पास 210 पेपर, और इसका पहला सवाल, बैडमिंटन कहाँ से ओरिजिनेट होती है जी? बैडमिंटन यूके से, और क्रिकेट भी जो है वो भी यूके से होती है, बैडमिंटन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जी, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया अडेप्टेड एन अर्लियर गेम कार्ड पूना एंड डेवलप्ड इट इनटू द मॉडर्न स्पोर्ट। फिर इसको उन्होंने कहा था कि बैडमिंटन है, पहले ये थे खेड़ते हैं जिन्होंने से चिड़ी छिक्का है, तो इंडिया में ना उधर, फिर बाद में अब चिड़ी छिक्का और बैडमिंटन में बड़ा फ़र्क है। चिड़ी छिक्का में यह है कि दो छिक्के थे, एक चिड़ी के दरमियान है, लैंड लाइट चल, तो उधर मारी तो मैं इधर मारांगा। बैडमिंटन में प्रॉपर टेनिस लगा होता है, वो कोर्ट, उसके बाद प्रॉपर रूल्स होते हैं और प्रॉपर आपका कोर्ट का साइज़ होता है। अब जब हम आगे आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो ये कोर्ट का साइज़ कितना होता है सिंगल गेम का, डबल गेम का, ठीक है, और इवन के जो फीदर, जो चिड़ी होती है उसका कोर्ट का डायमीटर कितना होता है, उसके फीदर कितने होते हैं, तो ये सारे सवाल आते हैं पीपीएससी में। ये जो चिड़ी के पार होते हैं ना, ये 16 फीदर्स होते हैं, तो आगे मैं इसमें करवाऊंगा काम, अभी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बैडमिंटन का कप एक होता है जी थॉमस कप, आप लिखोगे थॉमस कप, ये एसोसिएटेड है बैडमिंटन से, थॉमस कप एसोसिएटेड है बैडमिंटन से। आपका जो नॉलेज है वो रिपीटेडली जो है वो इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब हमारे पास एक सवाल दोबारा आ गया, ओआईसी। ओआईसी स्टैंड्स फॉर, ओआईसी स्टैंड्स फॉर, अब देखिए, अब हम इसके बारे में आप चार चीज़ें लिखेंगे। एक तो इसका मेंबर लिखेंगे कितने हैं, 57 मेंबर्स हैं। कब बनी है? ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी। गुड। लैंग्वेजेस कितनी है? गुड। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जद्दा। अब ये टेक्निक है। अब हक बनता है ना कि एक नई बात भी हमें पता होनी चाहिए, ऐसे ही है। अब इसका पहले कहते थे इसको ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस, इसको पहले कहते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस से कोऑपरेशन चेंज होता है 2011 में। आप लिखो कॉन्फ्रेंस टू कोऑपरेशन, कॉन्फ्रेंस टू कोऑपरेशन, जून 28 जून 2011, कॉन्फ्रेंस टू कोऑपरेशन 28 जून 2011 में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस टू कोऑपरेशन 28 जून 2011 में। अब जब हम ये सवाल रिपीट कर रहे होंगे तो आप अपने माइंड में ये भी कर लीजिएगा, यार इसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, समिट, वो हुआ था रबात में, सेकंड हुआ था लाहौर में। हाँ, अपने अपने माइंड में आपने रिमाइंड करवा लिया, तो इस तरीके से बच्चों की तरह फिर चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। ऑकस क्या चीज़ है जी? ऑकस अग्रीमेंट है जी, इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, पहले ये लिख लो आप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ऑकस। साइन होता है 15 सितंबर 2021 में, 15 सितंबर 2021 में। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, कि प्रोवाइड न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑस्ट्रेलिया, प्रोवाइड द डिफेंस सिक्योरिटी, तो बोथ ए एंड बी जो है वो ऑस्ट्रेलिया। हाँ, 15 सितंबर 2021, अपने कान खुले रखेंगे। ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। अच्छा, अब क्या काम है ये, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि वर्ल्ड
कोल्ड वॉर का एरिया जो था, जब रशिया और यूएस के दरमियान कोल्ड वॉर थी तो रशिया को कंटेन करता था यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स को कंटेन करता था रशिया। अब क्योंकि यूनाइटेड सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है 1991 में, तो अब सोवियत यूनियन हो जाती है कमज़ोर, रशिया कमज़ोर हो जाता है। तो अब जो सोल अकेला सुपर पावर इमर्ज होता है वो होता है अमेरिका। अब आहिस्ता 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 चाइना जो है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, चाइना उसको सुपरसीड कर रहा है, आगे निकल रहा है। तो चाइना को कंटेन करने के लिए अब अमेरिका ने ये ऑकस एग्रीमेंट किया। अगर आप इसको देखते हो तो अगर आप इसको देखो तो चाइना जो है वो भी इस साउथ चाइना सी और इसके साथ आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। वो देखे वो इधर चाइना है, इधर आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया को कंटेन मतलब ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि मिलिटरीली इधर से जब चाइना की शिप्स गुजरेंगी या इधर से चाइना की जो आर्मी गुजरेगी तो हम इसको सबमरीन देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये उनको उधर ही कंट्रोल करेंगे। तो यूएस क्या करता है, यूएस ने ऑकस इसलिए बनाया कि ताकि हम चाइना को वहाँ पे कंटेन कर सके ताकि वो आगे वहाँ से उभर के हमारे साथ लड़ाई ना करे। तो ये ऑकस उस कोल्ड वॉर की आगे कड़ी है। ठीक है, आगे हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ रोमन एपिथिएटर इन रोम इज कॉल्ड कोलोसियम। ये मैंने आपको बताया हुआ था ना, वो जिसमें ग्लैडिएटर्स की फाइट होती है। ठीक है ना, ये कोलोसियम जिसमें वो लड़ते हैं, ये इटली में है, इटली में है ये कोलोसियम। ठीक है, और पिरामिड कहाँ पे है, आप लिख दो इजिप्ट। पिरामिड इजिप्ट में है, एहराम मिस्र कहाँ पे है, इजिप्ट में है। ठीक है, चलो जी आगे जी। व्हाट मशीन वाज इन्वेंटेड बाय एल ए वाइट ने 1794 में, तो कॉटन जिन। क्या चीज़ हुई थी, कॉटन जिन। ठीक है, कॉटन जिन। और इसके साथ हम लिखेंगे जो स्टीम इंजन है, इसके साथ हम लिखेंगे जेम्स वॉट। ऑस्ट्रेलिया AUS, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, आप देख लो ना, ए से ऑस्ट्रेलिया है, यूके से यूके है, यूएस से ऑकस इसको कहते हैं। क्या स्टीम स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने। अच्छा, एक सवाल आता है जो आपकी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है, ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आती है। तो ये जो आपकी स्पिनिंग जेनी है और जो स्टीम इंजन है ये डेवलप होते हैं, तो उसके बाद इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आ जाती है। ठीक है, तो इसको इसलिए कहा जाता है। ये सवाल आज के जीके वाले नोट्स में है, अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो, अगर किसी ने सुना है तो इसको सुना कर। मैं सुबह साजरे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उठते साथ ही ये काम करता हूँ पहले, कि आपके लिए नोट्स बनो, आपने अपना काम करना है। और मुझे इतनी होती है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, इतनी एफर्ट से मैं डाउनलोड करना, इतनी एफर्ट से मैंने वो बनानी होती है वीडियो, और पंखा बंद करके भी शोर ना है। आप लोग बिल्कुल उसको फॉर ग्रांटेड लेते हो। ये जितना मैं काम कर रहा हूँ ये बड़ी एफर्ट लगती है, और ये आपका एक्स्ट्रा काम है यार। वरना एक जीके के नोट्स करवाने में 1 महीना वो करवा सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए, ताकि आपकी चीज़ें आसान हो जाएं, तो वो अलहदा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप नहीं सुनेंगे तो अल्टीमेटली आपका नुकसान है। ठीक है, तो मेरे लिए मैं पहले भी ये कहता हूँ, ये कंपटीशन की तैयारी होती है, हमने कम्पिटिटिव बनना होता है। अगर हम कम्पिटिटिव नहीं बनेंगे, कंपटीशन में हम फाइट ही नहीं कर सकते। ये को वो बच्चों की क्लास ही नहीं है कि मिड से पहले एक दिन पढ़ लिया तो जनाब 50 नंबर आ गए, 40 नंबर आ गए। हमने कंटिन्यूसली इसको पढ़ना होता है, कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करना होता है। तो अल्लाह करे आपको इन बातों का पता चल जाए, तो फिर इंशाल्लाह आप बड़ी मेहनत करेंगे। आगे है जी हमारे पास की है 2012 ओलंपिक्स कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी 12 की ओलंपिक्स। टोक्यो के साथ आप लिखोगे 1964 एंड 2020। तो टोक्यो में 1964 की ओलंपिक्स होती हैं, और 2020 की। रियो डी जेनेरियो के साथ आप लिखोगे 2016। 2016 की जो होती हैं वो रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। ये ब्राज़ील एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसमें यह पाया जाता है। अच्छा, अब 20 की होगी, 24 की कहाँ पे है, आप लिखोगे 24 पेरिस, जो कि फ्रांस का सिटी है या कैपिटल है, तो 24 की वहाँ पे हुई थी पेरिस में। ठीक है,
अब इसके साथ आप लिखो 2028 की कहाँ पे होंगी? लॉस एंजलिस में। आप लिखोगे 2028 लॉस एंजलिस। अब हमने 2008 बीजिंग, ठीक है, 16 रियो डी जेनेरियो, टोक्यो में 20, 24 पेरिस, 28 एलए। आप इनको रिपीट करते रहेंगे, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जगह है तो आप लिखोगे एंशंट, 776 बीसी में एंशंट होती हैं और मॉडर्न होती हैं 1896 में स्टार्ट होती हैं, 1896 में, 1896 में। और आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में, 1894 में। आप इमेजिन नहीं करेंगे, यही वो चीज़ें हैं, इन्हीं में से पेपर आता है। सीन ये है कि आपके माइंड में कितनी बैठती हैं, उस माइंड में बिठाने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। और आपकी रिपीटेशन ही, अब एक बंदा एक दफ़ा पढ़ता है, अब वो उसको थोड़ा सा समझ आएगी। एक बंदा मेरी तरह पागल आदमी, उसका काम ही है, वो हर वेले पढ़ता ही यही चीज़ रहता है, उसको ज़्यादा याद होंगी। अब पेपर में जब जाएगा वही निकलेगा ना जिसको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। तो ये सिनेरियो समझना है, ठीक है। फेमस बिल्डिंग अलामोरा ये है, तो ये ग्रनाडा स्पेन में है। कहाँ पे? स्पेन में। जो कर्दोबा है ये मस्जिद है, ये भी स्पेन में आती है। कर्दोबा के साथ आप लिखोगे अब्दुल रहमान वन। अब्दुल रहमान वन ने उमवी का, उमैया ख़ानदान का, मतलब उधर से उनके फाइटर में से एक था अब्दुल रहमान वन, ये बर्बर ट्राइब से थे। तो इन्होंने ये कर्दोबा मस्जिद बनवाई थी। मिलान के साथ आप लिखोगे, ये भी इटली में है, इसको कहते हैं फैशन वर्ल्ड, सिटी ऑफ, दुनिया का जो जितने भी ये फैशन के ब्रांड, अच्छे ब्रांड है ना, वो मिलान में होते हैं। ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं, महंगे महंगे ब्रांड, ये तो हमारे सस्ते ब्रांड है, ठीक है, गुची मुची वाले। आ गया, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हम जब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तब आपका आईएमएफ आता है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन की या डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हमारा क्या आता है? वर्ल्ड बैंक, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जी मैडम, आपने हैंड रेज किया, आप ना टेक्स्ट कर दिया करें प्लीज़। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894, 1894 में। अच्छा, आप लिखोगे आईएमएफ के साथ 1945 और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। 1945 और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, आईएमएफ। अब जो वर्ल्ड बैंक है ये भी 1944 और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन में है, वर्ल्ड बैंक का। जो एशियन बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में बना था। आप लिखोगे 1966। जी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सवाल यह है कि आईएमएफ क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है। आपको मैंने एक दिन बल्कि ये साथ साथ बताता रहा, तो एक होता है वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि रूल बेस्ड ऑर्डर होगा कि पूरी दुनिया में किस सल्तनत का या किस रजीम का या किस हेजमनी का रूल होगा, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस, अपने इंस्टीट्यूशंस उस रूल के मुताबिक बनाता है। तो आपका पहले जो था वो बरतानिया सुपर पावर थी पूरी दुनिया में। अब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो उसके बाद अमेरिका क्या करता है, अमेरिका न्यूक्लियर अटैक करके सुपर पावर बन जाता है। अब जब अमेरिका आएगा तो अमेरिका ने अपना रूल बेस्ड लेके आना है ना, अमेरिका ने अपना काम करना है। तो उसकी वजह से अमेरिका क्या करता है, एक होती है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में। वो ये कहते हैं कि हमारा जो भी इकोनॉमिक सिस्टम होगा पूरी दुनिया का वो एक तरीके से चलेगा, वो इंस्टीट्यूशन चलेंगे। अब ये एक तरीका था पूरी दुनिया के मुल्कों को कंट्रोल करने का भी, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के बाद डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी। तो वहाँ पे मुल्कों को कंस्ट्रक्शन के लिए भी चीज़ें चाहिए थी, मुल्कों को फाइनेंस चाहिए था स्टेबलिटी के लिए।
तो इन्होंने IMF बनाया और वर्ल्ड बैंक बनाया, तो वहाँ से उनको कर्जे दिए गए। आज भी पूरी दुनिया में क्या होता है कि पूरी दुनिया में अगर हमने इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी लेनी है तो लोग कहते हैं कि आप IMF का प्रोग्राम लें और वहाँ पे अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करें या स्ट्रक्चर चेंजेस करते रहें। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जिस तरह हमारा कोई रोड बनवाना है, कोई डैम बनवाना है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगवाना है, तो हम वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कंस्ट्रक्शन के लिए हमें पैसे प्रोवाइड करता है। तो इनका काम जो है वो ये आता है, ठीक है। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। आप लिख दो पाक ज्वाइन। पाकिस्तान ने इन दोनों को 1950 में ज्वाइन किया था। पाक ज्वाइन मतलब पाकिस्तान ने इन दोनों को 1950 में ज्वाइन किया था। अब ये इतनी सारी बातें हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग में जाएंगी, तो हम अपने दिमाग का ढक्कन खोल कर रखेंगे। तो ढक्कन खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ये नहीं है ना। अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया इसलिए है क्योंकि मैं को 5 6 7 सालों से ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रिप है, इतनी भी नहीं है लेकिन हल्की फुल्की। आपको तब होगी जब आप सोचे भी नहीं के बारे में, पढ़ेंगे भी नहीं के बारे में और रिपीट करते रहेंगे, फिर आपको भी हो जाएगी। तो ये सारी बात होती है। हम अभी अपने आप को ना जज करना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं है इतना औखियां गल्ला नहीं हाले तो हो ही नहीं रही। वो इस वजह से नहीं हो रही, हम उतना टाइम ही नहीं देते। आप अगर एग्जैक्ट टाइम दोगे डेली बेसिस के ऊपर तो ये बातें याद होना शुरू हो जाएंगी। सवाल नंबर आगे है जी, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, वीनस। इसके साथ आप लिखोगे हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट गर्म तरीन प्लैनेट भी ये है, हॉटेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट भी है। जो वीनस है इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। मार्स के साथ लिखो रेड प्लैनेट, मार्स रेड, रेड प्लैनेट। और नेपच्यून को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नेपच्यून को ब्लू प्लैनेट। अब जो अर्थ है उसको कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट। अर्थ को क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट। अब ये एक सवाल नहीं है कि हमने एक सवाल किया, हमने 5 6 बातें की हैं यहाँ पे। अब हम इनको रिपीट करेंगे और एक्सपैंड करेंगे तब याद होंगी। वो इज कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ चाइना इन 1949 में। तो माओ जेडंग को फाउंडिंग फादर कहा जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सैन यातसिन, इसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। जो ली कुआन यू है, मैंने आपको उसके बारे में बताया था, इसका कहते हैं फाउंडर ऑफ सिंगापुर या फादर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर को डेवलप करने में और उसको बनाने में ये चाचू ली कुआन यू का बड़ा हाथ है, ठीक है। हम इसके ऊपर याद रखेंगे। आखिरी सवाल है, फिर मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ, 5 मिनट की हम ब्रेक भी करेंगे, 5 मिनट नहीं 1 मिनट की। आगे है जी, हु रोट द फेमस बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय ने ये किताब लिखी है। आगे लिखा है जॉर्ज ऑरवेल, इसके साथ आप लिखोगे 1984 और एनिमल फॉर्म। इसने 2 किताबें लिखी हैं जिनका नाम है, नॉवल लिखे हैं, 1984 और एनिमल फॉर्म। बेप्सी सिद्धवा की एक नॉवल है क्रो ईटर्स, ऐसे ही है, क्रो ईटर्स, KROW कहाँ खाना ले, क्रो ईटर्स, कब्बा बिरयानी जो आपको पसंद है, क्रो ईटर्स तो कब्बा बिरयानी वाले, ठीक है जी। क्रो ईटर्स, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप अभी 1 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन करेंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर।